स्वागत करता हूँ मेरे भाई आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल माथुर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़ोर शोर से आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्ज़ाम के लिए तैयारी भरपूर कर रहे होंगे। तो इसी बीच मेरे भाई, जैसे कि यूट्यूब पर मेरी 28 डेज सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, जिसमें हम करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 मैथ्स PYQ। तो आज हम आ गए हैं इसके सेट नंबर 4 पर और आज हम करेंगे इसका सेट नंबर 4। तो मेरे भाई, बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लोगों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो कंटेंट कैसा है। भाई मेरे बहुत मेहनत लगती है, आप देख ही रहे होंगे कि मैं खुद अपने हैंड राइटिंग में दो दो लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखता हूँ। जब आपके लिए 25 क्वेश्चन है मेरे भाई, क्योंकि हम इस सेट में 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए कंटेंट जब मैं बनाता हूँ तो मेरे लिए 50 क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अपने हैंड राइटिंग में वही क्वेश्चन को 2 बार लिखता हूँ। तो ये मेरे लिए 50 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है कंटेंट को बनाना, सर्च करना और अच्छे PYQ पिक करना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो मेरे भाई आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आपके एक लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारी ताकत है। बस आपसे इतना ही चाहिए कि आप अपनी तरफ से एक लाइक तो दे ही सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से भरपूर वो कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा मेरे भाई कि आप एग्ज़ाम देने के बाद खुद आकर मुझे कमेंट में बोलोगे कि वाकई जो आपने मतलब जो कंटेंट दिया था, जो आपने सॉल्यूशन कराए थे, जो सेट आपने करवाए थे, हूबहू वही एग्ज़ाम में आने लग रहा है। क्योंकि मैं वही कंटेंट आपको दे रहा हूँ जो मुझे पता है कि बहुत ही मतलब कई वर्षों में लगातार रेलवे उन एग्ज़ामों में वही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड करता है। जो जहाँ मोस्ट मतलब अधिक बार रिपीटेड किए गए वही क्वेश्चन को मैं पिक कर रहा हूँ और वहीं को आपको करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का सेट नंबर 4। तो बस आखिरी गुजारिश कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आपका आज का पहला प्रश्न है, कहता है कि पॉल, रियान और मैक्स एक निश्चित काम को क्रम से 15, 14 और 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। पॉल ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। यानी कि पॉल, रियान और मैक्स थे, उन्होंने 15 दिन, 14 दिन और 21 दिन में ये किसी काम को पूरा कर सकते हैं। वो कहता है कि उन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और पॉल ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। पॉल ने 5 दिन के बाद, और रियान ने काम पूरा होने के ठीक दिन पहले, रियान ने कब छोड़ दिया? काम खत्म हो रहा था उससे ठीक 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं? देखो, करना क्या है कि पहले तो पॉल P कह देता हूँ, रियान R और मैक्स M। अब ये कितने कितने दिनों में कर रहे हैं कि पॉल करता है 15 दिन में, रियान करता है 14 दिन में और मैक्स कर देता है 21 दिन में। तो हम इसका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क बनाएंगे। तो टोटल वर्ग इसको बनाएंगे इसका एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? आप एलसीएम लेना है, देखो ऐसे लेते हैं 14 और 15 कॉमन देखते हैं। 14 15 में कोई कॉमन है नहीं है, तो आप देखो 15 और 21 में क्या कॉमन है? 15 और कॉमन में 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और इसको लिख सकते हैं 21 को 3 गुणा 7, यानी 3 दोनों जगह कॉमन है। तो 3 तो दोनों जगह कॉमन है, वो तो एक बार लेंगे। अब यहाँ 5 और यहाँ 7, तो इनका मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 35 कितना होता है 105, यानी 15 और 21 का एलसीएम आ गया 105। अब 105 और 14 में देखो क्या कॉमन है, यानी यहाँ पे 14 को लिख सकते हैं 7 दूनी 14 और 105 को लिख सकते हैं 15 7 105, यानी 15 गुणा 7, यानी तो 7 तो यहाँ से कॉमन आ गया। अब यहाँ का 2 और 105 का कितना 15 है ना, तो 15 दूनी 30 और 30 सत्ते 210, इसका एलसीएम आएगा 210, यानी टोटल वर्क हो गया तुम्हारा 210 यूनिट। अब देखो, अगर 15 दिन में ये काम करता है तो एक दिन में कितना कर देगा? डिवाइड करेंगे तो 14 यूनिट, ये कितना कर देगा 15 यूनिट और ये कर देगा 10 यूनिट।
अब बात आती है कि हम क्या करते हैं, टाइम एडजस्ट मतलब वर्क एडजस्ट करते हैं ऐसे सवाल में। तो वर्क जब एडजस्ट करने जाएंगे हम, एडजस्ट करेंगे बराबर, तो होता क्या है कि टोटल वर्क माइनस क्या करते हैं, जिस व्यक्ति ने जितने दिन के बाद काम छोड़ा उसका काम माइनस कर देते हैं। तो कितने दिन बाद, पॉल ने 5 दिन के बाद छोड़ा है ना, तो मैंने क्या बताया कि जितने दिन के बाद जो व्यक्ति काम छोड़ता है उसका काम माइनस करते हैं। तो 5 दिन के बाद पॉल ने छोड़ा, तो एक दिन में पॉल कितना करता है 14 यूनिट, तो 5 दिन में कितना कर देगा 14 × 5, 14×5 = 70, इतना माइनस करेंगे। प्लस प्लस क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति ने काम खत्म होने से जितने दिन पहले काम छोड़ा, काम जब खत्म हो रहा था उससे जितने दिन पहले काम छोड़ा उसका काम प्लस कर देते हैं। तो खत्म होने से पहले किसने छोड़ा, रियान ने काम पूरा होने के ठीक दिन पहले, 3 दिन पहले है ना, तो 3 दिन का काम रियान का हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। रियान की एफिशिएंसी क्या है 15 है ना, 15, तो 15×3 = 45, यानी 45 यूनिट काम हम ऐड कर देंगे। और टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क हम लिखेंगे 210। अब इस काम को एडजस्ट करते हैं इस तरह से, तो करो, जब 210 में से 70 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 160, सॉरी 210 है ना, 207 कितना बच जाएगा 140, तो 140 बचेगा। 140 में जब आप प्लस कर दोगे कितना 45, तो आ जाएगा 185, यानी ये एडजस्ट करने के बाद ये काम बन गया। अब आपको पता है कि जो आदमी काम छोड़कर जा चुका है, कौन जा चुका था 5 दिन के बाद, पॉल, तो वो तो अपनी टीम से भारी कर दिया, वो तो काम से चलाई गया। अब बाकी हम किसको लेके काम करेंगे, 185 यूनिट किन से कराएंगे, जो रह गए, तो जो चला गया वो चला गया 5 दिन के बाद, रह कौन गया रियान और मैक्स। अब इनकी एफिशिएंसी क्या है 15 और 10 25, तो इससे 25 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे टोटल दिन आ जाएंगे कितने दिनों में काम खत्म होना। तो करो 25×7 = 175 होता है, 10 बचेंगे, पॉइंट आएगा 25×4 = 100, यानी 7.4 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाना था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7.4। तो काम इसमें इस सवाल में काम एडजस्ट करना सीखो। काम एडजस्ट कैसे करते हैं फिर बताता हूँ। टोटल वर्क माइनस जिस व्यक्ति ने जितने दिन के बाद काम छोड़ा उसका माइनस करना है, और जिस व्यक्ति ने काम खत्म होने से जितने दिन पहले काम छोड़ा उसका प्लस करना है। तो यहाँ से काम एडजस्ट होगा, बाकी जो चला गया बिल्कुल टीम कुछ से बाहर हो गया उसको छोड़ के बाकी का हम उससे डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, तो हमारे टोटल डेज आ जाएंगे। अगला सवाल है, कहता है एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, इसे 4% अधिक वार्षिक दर पे 4% अधिक वार्षिक दर पर निवेश किया गया होता तो इस ₹360 अधिक प्राप्त होते। यानी 3 वर्षों के लिए अगर रेट में मैं कह दूं कि R% है तो ब्याज कितना हो जाएगा SI 3R% है ना, रेट R% कह दूं 3R%, और उसी प्रिंसिपल पर जब रेट को 4% बढ़ा दिया गया, यानी रेट कर दी गई कितनी R+4%, ये R%+4% जब रेट कर दी गई और समय उतना ही था कितना 3 वर्ष, तो ब्याज ये बन जाएगी 3 पुस्तक में R%+4%, यानी जब मैं इसको करूँगा तो 3R% + 12%। तब वो कहता है कि अगर रेट बढ़ा के 4% बढ़ा दी जाए तो हमें जो ब्याज मिलता है वो कितना अधिक मिलता है 360, यानी कि अगर मैं इनका डिफरेंस कर दूँ इसका और इसका, जब मैं इसका डिफरेंस करने जाऊँगा तो ये आ जाएगा इतनी ब्याज, जब डिफरेंस करने जाऊँगा तो ये इससे कट जाएगा तो ये बच जाएगा 12%, यानी 12% की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 360। तो 1% की 12×36 3, तो प्रिंसिपल कितना होगा 100%, तो 100% आप निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपये। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 3000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 है RRB LP 2024 में पूछा गया, कहता है कि 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी, यानी 600 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है एक ट्रक, जिसमें पहले वो 300 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। शेष दूरी को यह किस गति से तय करे ताकि पूरी यात्रा की औसत गति क्या हो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे बनाना, देखो आप जानते हो एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, यानी एवरेज स्पीड कुल दूरी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपन क्या होता है टोटल टाइम। अब हमें इसे लगा के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो एवरेज स्पीड कितनी हो जाए 70 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर टोटल डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर है ना,
अब टाइम, टोटल टाइम हम कैसे निकालें? तो पहले 300 किलोमीटर की दूरी इतनी की गति से, तो टाइम कैसे आएगा? इससे इसको डिवाइड करके, तो 4 से मतलब एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 30/4 आएगा। और 30/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 से डिवाइड करके 15/2, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। आगे समझ में? मैंने इससे डिवाइड किया तो 15/2 आ गया। अब टोटल टाइम प्लस होगा। अब बाकी शेष कितनी दूरी? 300 किलोमीटर। बाकी की 300 किलोमीटर भी तो बची। अब वो मान लो एस की स्पीड से चलता है, हमें नहीं पता, इसी तो चाल बतानी है। तो यहाँ से ये टाइम बन गया। अब क्या करना है कि आप इस वाले पूरे टर्म को आप इधर पहुँचा सकते हो। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये चला गया 15/2 प्लस 300 इजकल टू, यहाँ से जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 60/7। ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसको यहीं छोड़ दो, 300/s 60/7 माइनस 15/2, ये माइनस होगा। जब आप इसे करने जाओगे तो देखो क्या आएगा, 14 डिवाइड करोगे तो 120 माइनस 105, यानी बराबर में बच जाएगा आपका कितना? 15/14। अब देखो इधर है 300, मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ, इधर है, यहाँ से बता रहा हूँ 300s बराबर 15/14, हमें ऐसी तो निकालनी है। अब अगर डिजिटल सम आप लगाना चाहो तो अलग डिजिटल सम लगा सकते हो। देखो यहाँ कितना आएगा? 6, 5 और 1 का डिजिटल सम 6, यहाँ 5 और यहाँ ऊपर 3। अब ये नीचे एक बनाना होता है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक बन जाएगा। तो इसे कर दूंगा 2 6 12, 12 का डिजिटल सम 3, यानी मुझे चाहिए 3 डिजिटल सम वाला आंसर। कितना चाहिए? 3 नहीं, मुझे चाहिए, हाँ बराबर में 3 आ गया। अब ये एस निकालूंगा तो एस कहाँ चला जाएगा? उधर, यानी 3/3 हो जाएगा क्या नहीं डिजिटल सम? तो मुझे चाहिए एक डिजिटल सम वाला आंसर। कितना चाहिए? एक डिजिटल सम वाला। तो जब मैं एक डिजिटल सम वाला देखूंगा तो कौन सा हो जाएगा? देखो 5 और 5 10, 2 ये नहीं होगा, 6 2 8 ये नहीं होगा, 8 और 10 ये हो सकता है, ये 9 खत्म हो गया, 5 और 2 7 ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी आएगा, 280 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या होगी? चाल होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे ही हो गया। अब देखो इसमें क्या करना है, ये कहता है कि 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो किसी भी, जब भी वो बोले कि किसी भी नंबर के प्रथम एन गुणज कह दो, एन गुणज, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना? औसत पूछे तो ए यानी फर्स्ट टर्म होगी, a+1 + n/2 आपको कर देना, आपका औसत आ जाएगा। एन मतलब जितने टर्म बोले। तो देखो क्या बोला है? 4 के प्रथम 9 गुणज, तो 4 क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो हम लगाएंगे 4। अब 1+n यानी 9 गुणज, 9 1 10, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, डिवाइड/2। आप करने जाओगे तो 5 पे कटेगा, 5 चौके 20, आपका एवरेज आ जाएगा 20। ऑप्शन ए। आगे बात समझ में? आप ये लगा दो a1 + n/2, यहाँ से आपका डायरेक्ट औसत निकलेगा। अगर इस तरीके का सवाल आपको मिलता है कि किसी भी नंबर के, अब बता दे कि इतने एन गुणज, यानी एन का मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जितने के जिसके गुणज बता रहा है वो तो हमारा ए हो जाएगा, और जितने एन गुणज बता रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? 1 + n। हम करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा औसत आ जाएगा। अब ये है, कहता है 14 सेंटीमीटर, RRB NTPC CBT 2 में आया था 2024 के। कहता है 14 सेंटीमीटर भुजा वाली लकड़ी के एक वर्गाकार ब्लॉक के ऊपर अधिकतम संभावित व्यास का एक अर्धगोला रखा गया। यानी 14 सेंटीमीटर एक भुजा का क्या है? लकड़ी का एक वर्गाकार घनाकार मतलब क्यूब है, उसके ऊपर एक अधिकतम संभावित व्यास का एक अर्धगोला क्या रखा गया? अर्धगोला रखा गया। इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, TS से बताना है उसको हमें। तो देखो पहले तो आप फिगर समझ लो कैसे, कि मान लो ये कोई क्यूब है घनाकार, क्यूबिकल बॉक्स है कोई इस तरीके से, और इसके ऊपर अधिकतम संभावित व्यास, यानी अधिकतम संभावित व्यास का हुआ, इसकी जो भुजा होगी, इसकी भुजा कितनी है? घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सब 14 सेंटीमीटर की होंगी। तो अधिकतम संभावित क्या हो सकता है? इसकी भुजा के बराबर ही तो इसका डायमीटर हो सकता है ना? तो इसकी भुजा के बराबर का डायमीटर का हमें क्या रखना है? एक गोला रखना है इसके ऊपर, इस तरीके से गोला रख जाएगा इसके ऊपर, अर्धगोला। तो कहता है कि TS से बता दो जब इस तरह की कोई फिगर बनेगी। तो देखो मेरे भाई, आपको पता है TS से हमें निकालना है, TS से बराबर आपको क्यूब का TS से क्या होगा? 6a², ये हो जाएगा। लेकिन प्लस, अब आप जानते हो सेमी सर्कल अर्धगोला, हेमीस्फीयर है ना, हेमीस्फीयर अर्धगोला, उसका जो क्या होता है? TS से क्या होता है? 3πr²। कितना होता है? यहाँ बता देता हूँ कितना होता है, 3πr²। इस अर्धगोले का TS से 3πr²। लेकिन अब इसमें ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? देखो समझो, कि जैसे आपने अर्धगोला के फर्स्ट फेस पे रखा, फलक पे एक पे रखा क्यूब के, तो ये स्क्वायरिकल है, स्क्वायर जैसी फेस है इसकी क्यूब की, है ना? तो जब आपने गोला रखा तो गोले का बेस कैसा है? सर्कुलर।
गोले का बेस कैसा है? सर्कुलर। तो सर्कुलर जो बेस है वो क्या हो जाएगा? टी एस में कम हो जाएगा क्या नहीं? यानी पाई आर, और सर्कुलर बेस बेस का जो एरिया होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एक तो ये कम हो जाएगा, और जिस पे आप रख रहे हो फेस पे वो भी तो उसके नीचे दब जाएगा क्या? यानी इस स्क्वायर का जो नीचे का हिस्सा होगा, जहाँ पे जो आप गोला रखोगे, हेमिस्फीयर रखोगे, तो हेमिस्फीयर का नीचे सर्कुलर बेस है, और वही सर्कुलर बेस उसको भी तो दबा देगा। किसको? इस बॉक्स के इस फेस को। तो उतना ही वो कम हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर और कम हो जाएगा। यानी कितना कम हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बेस का, और वही बेस उसको दबाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर पूरा, और इसमें से क्या कम हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो बचेगा कितना? पाई आर स्क्वायर। यानी ये इसमें ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो देखो अब निकालो, 6 इंटू ए स्क्वायर, ए कितनी है? 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, तो सबको पता होगा स्क्वायर, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर को बाई छोटे साथ ले लो, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर जब अधिकतम संभावित व्यास बोला है तो व्यास क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। अधिकतम संभावित व्यास तो 14 सेंटीमीटर होगा, लेकिन त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी? आधी। 14 की आधी कितनी? 7। तो 7 का 7 इंटू 7, 7 से ये गया। अब आप इसे करने जाओगे तो यूनिट डेट से करते हैं, ये 6 आएगा, प्लस 36 6 आएगा। अब आप इसे करने जाओगे तो यहाँ कितना आएगा? 4, 7 दूनी 14। तो अब जब इसे ऐड करोगे तो आपके यूनिट आंसर में यूनिट डेट पे क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 वाला ऑप्शन एक ही है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? टी एस ए। आगे बात समझ में? इस तरीके से आपको करना था, जो फिगर समझ गया वो कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आरआरबी ग्रुप डी 2022 का में आया था। कहता है दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्या है एक्स प्लस वाई 26 है। कहता है बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। अब देखो, यानी बड़ी संख्या एक्स माइनस वाई 4 अधिक है, तो यानी इसका अंतर है 4। अब आपको ये समझना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है। देखो, अगर एक्स कोई छोटी संख्या होती और छोटी संख्या में से तो ये बड़ी होती, और छोटी में से जब हम बड़ी घटा माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी छोटी संख्या में से हम अगर मान लो 5 में से 8 घटाएं तो कितना आता है? -3, यानी नेगेटिव आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारी एक्स क्या होगी? बड़ी संख्या होगी, और वाई छोटी संख्या। तो भाई उसने पूछा है बड़ी संख्या, तो हमें बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्या करना है? इन दोनों को जोड़कर आधा करना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30, और आधा कर देंगे तो 15। यानी हमारी बड़ी जो संख्या होगी कितनी होगी? 15, ऑप्शन बी। इस तरीके से समझना है। अगर यहाँ नेगेटिव आता तो हम कह देते कि एक्स छोटी संख्या, वाई बड़ी होगी, तो छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। यानी बड़ी में से, इसका मतलब पॉजिटिव आया तो ये बड़ी बड़ी होगी, बड़ी में से छोटी घटाई होगी तभी पॉजिटिव आया होगा। ऐसे समझना था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 आरआरबी टेक्नीशियन 2025। कहता है दिए गए आंकड़ों का, ये आंकड़े दिए गए हैं कुछ, इनका समांतर माध्य ज्ञात करवाना है। समांतर माध्य बताना है हमें। तो हम कैसे निकालें? इन सब क्या करते हैं? समांतर माध्य मतलब एक तरीका एवरेज, औसत। तो सभी आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग हम यूनिट डिजिट से करते हैं। देखो 9 8 17, 7 आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 2 आएगा, 2 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 का 3, और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 1 आएगा, और 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। यानी ऊपर जो आएगा हमारा योग में वो यूनिट डिजिट 5 आएगा। बाकी इधर कुछ भी आएगा लेकिन यूनिट डिजिट 5 आएगा। आगे बात समझ में? अब आंकड़े कितने हैं? 9। तो हमें समांतर माध्य निकालना है, एक तरीके से एवरेज निकालना है। तो मैं अब 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। तो देखो किससे कर दूं? 5 से, तभी तो 5 मिलेगा। यानी मेरे आंसर में यूनिट डिजिट क्या आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा। तो एक ही ऑप्शन है, देखो 8503, एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ये वाला। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। यानी इसका जो समांतर माध्य आएगा वो 45 आएगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 आरआरबी एलपी 2024 में पूछा गया। एक चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3:4 और उसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, ये एक रोम्बस यानी चतुर्भुज है। आप जानते हो कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, यानी ए बी सी बी तो ए बी बी सी सी डी और डी ए इक्वल होंगी आपस में। और इसकी जो ये प्रॉपर्टी है कि साइड इक्वल होंगी, और इसके जो डायगोनल होते हैं यानी बी डी और डायगोनल ए सी, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करते हैं। यानी अगर ये ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ए ओ बराबर होगा ओ सी, और बी ओ बराबर होगा ओ डी। ये समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया, साइडें बराबर इक्वल होती हैं, सभी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल को। तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये इंटरसेक्ट करते हैं किस पे? 90 डिग्री पे। अब वो कहता है कि उसके उनके विकर्ण यानी डायगोनल का जो अनुपात है ना 3:4 है। इसका डायगोनल का, डायगोनल ऑफ रिम्बस आर इन द रेशियो 3:4। तो डायगोनल का रेशियो 3/4 है। यानी अगर मैं ये कह दूं, और इसका पैरामीटर कितना है? परिमाप 100 सेंटीमीटर, और भुजाएं बराबर होती हैं, यानी पैरामीटर सबका कितना है?
100, तो भुजा कितनी होगी, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर इसकी भुजा होगी साइड। अब सुनो, देखो देख क्या करना है कि इनका रेशियो दिया है डायगोनल का 3:4, यानी ये डायगोनल 3 रेशियो में है और ये 4 में। तो रेशियो तो आपका ये डायगोनल हो या ये हो साइड का, मतलब रेशियो तो वही होगा पूरे डायगोनल का हाफ डायगोनल का, है ना। तो ये 3/3 और 4, और आप जानते हैं कि ये बन गया एक राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल में एक ट्रिपल होती है 3 4 5, 3 4 5। तो ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना यूनिट आएगा 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको दी है कितनी 25, तो किसका कितने गुना होती है 5 गुना। तो अगर ये 5 गुना इसकी है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी 5 गुना, तो कितनी हो जाएगी 15, ये वाला पूरा ये वाली यहाँ से यहाँ तक 15, और ये वाली 5 के 20। अब ये यहाँ से भी अब मैंने बताया था बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 20 है तो ये भी 20 होगी, यानी बी डी डायगोनल कितना हो जाएगा, बी डी बराबर 40 एक डायगोनल, और ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये कितनी है 30, वो सॉरी 15, तो पूरा हो जाएगा 30। तो आपको एरिया निकालना, तो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2, और D1 D2 होते हैं इसके डायगोनल, तो 1/2 D1 हो गया तुम्हारा 30, ये हो गया 40, मल्टीप्लाई करोगे 3 चौके 12, 1200 आएगा, 1200 को 2 से डिवाइड करना तो कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए रूमर्स की क्या प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, कहता है स्मार्ट बाजार इज ऑफरिंग Y16 गेट 9 फ्री, यानी अगर आप 16 आइटम खरीदोगे तो आपको 9 फ्री मिल जाएंगे। ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, मतलब घर की जो सामान था उस पर क्या कर रहा था कि स्मार्ट बाजार 100 की खरीद पर 9 मुफ्त दे रहा था। व्हाट इज द नेट परसेंटेज डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड बाय द स्मार्ट बाजार, तो स्मार्ट बाजार के द्वारा आपको क्या मतलब टोटल नेट परसेंटेज डिस्काउंट कितना था जो दिया जा रहा था आपको। तो देखो आपको क्या समझना होता है ऐसे सवाल में, बाय 16 गेट 9, मतलब ऐसा कोई ऑफर हो तो क्या समझना होता है, तो आप ये समझो कि हमारे पास से जो वस्तु गई कितनी गई 16 ये गई और 9 फ्री में चली गई, तो कितनी गई टोटल 25। जो जो टोटल वस्तु गई वो नीचे लिख दो। अब मुफ्त में कितनी गई है, मुफ्त में गई है 9 फ्री, तो जितनी मुफ्त में गई है उतना ही तो उसको फायदा होगा ग्राहक, इसी वजह से तो कोई चीज़ खरीदेगा कि अरे भाई इतना 16 मैं खरीदूंगा, यानी 16 को तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, बाकी 9 चीज़ें मुझे वैसे ही फायदा मिल जाएंगी फ्री में, तो मुझे 9 का फायदा हो जाएगा। तो वही फायदा है, यानी जो मुफ्त में मिलता है उसको लिख दो, और जितना गया आइटम जो फ्री का और खरीदा गया वो सब टोटल मिला के नीचे इसका निकालना है नेट परसेंट। तो परसेंट निकालेंगे 100% मल्टीप्लाई करेंगे, 25 काटेंगे 4 और 9 चौके 36, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे सवाल को ऐसे करते हैं, टोटल जितना आइटम गया वो नीचे और जितने मुफ्त में गई वो ऊपर, और परसेंट निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। यह है आरआरबी एलपी 2024 का, कहता है अनु और बीना की वर्तमान आय का अनुपात 4:5 है। अनु है और बीना है, इनकी वर्तमान आय का अनुपात है 4:5। अब 6 वर्ष के बाद, अब से 6 वर्ष के बाद अनुपात हो जाएगा 5:6। तो बीना की वर्तमान आय बतानी है। देखो अगर ये अनु है और ये बीना है, मैंने ए और बी कह दिया, प्रेजेंट एज, इनकी प्रेजेंट एज का जो अनुपात है वो 4:5 है, और अब से 6 वर्ष के बाद, यानी अब से 6 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, इनके रेशियो में बदलाव हो रहा है क्या, 5:6 हो रहा है। तो क्या होगा कि इनका अंतर समान आना चाहिए, अगर समान नहीं आ रहा तो हम बनाते हैं। तो देखो 5 से 6 हुआ कितने का अंतर, 1 का, 4 से 5 हुआ कितने का अंतर, 1 का, तो यहाँ तो डिफरेंस बड़ा इक्वल है, तो कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, यानी 1 यूनिट की हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 वर्ष। तो उसने क्या पूछा हमें डायरेक्ट, बीना की वर्तमान आय, बीना की वर्तमान आय, तो बीना की प्रेजेंटेज का अनुपात क्या है 5 यूनिट, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 5 यूनिट की वैल्यू 6 पंजे 30, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 30 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आरआरबी एक्टिविटी 2026 में आता, कहता है एक किताबों की अलमारी का अंकित मूल्य ₹572 है, जो ये अंकित मूल्य है, जो क्रय मूल्य से 40% अधिक है और लाभ प्रतिशत 2% है। तो कहता है दो दशमलव के 2 स्थानों के शुद्ध छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब दशमलव के 2 स्थानों तक हमें शुद्ध छूट परसेंट निकालना है। तो देखो क्या करना है, अगर CP आपका 100 है तो MP तो 40% अधिक बोला है, 40% का मतलब अगर ये CP 100 है तो MP 140। फिर कहता है कि यदि लाभ 2% है, लाभ किस पे होता है, लाभ होता है आपका CP पे, यानी CP 100 है तो 2 का लाभ हुआ, तो बेची कितने में गई होगी, सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा 102। अब आप देखो छूट किस पे मिलती है, MRP पे, यानी MRP 140 थी और बेची गई 102 में, तो छूट कितने की 38 की, किस पे 140 पे, तो 100 पे कितने ये करेंगे। तो देखो 20 से जाएगा 20 पंजे 100, 20 से जाएगा 20 सत्ते 7 पे, है ना। अब आप इसको करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 40, जीरो आएगा, 4 5 या 15 4 19,
7 से डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 7 दूनी 14, 2 पे जाएगा, 5 बचेंगे, 50 हो गए, 7 यानी 27 पॉइंट कुछ आएगा। 27 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 27.14%, यानी आपका आंसर आ जाएगा 27.14, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं थी, 27 मिला, एक ही ऑप्शन था, हो गया। अगर दो ऑप्शन होते तो हम निकालते। ये आरआरबी ग्रुप डी 2024 में आया। रंजीत ने एक वस्तु को 582 में बेचकर 20% का लाभ कमाया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? देखो, वस्तु बेची गई 582 में, तब जाकर उसको 20% का लाभ हुआ, यानी 100 वाली चीज़ उसने कितने में बेच दी, 120 में। और यानी 20% का रेशियो भी जानते हो, फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का 1/5, ये 20% बराबर 1/5 होता है। यानी 5 वाली चीज़ को 1 का लाभ कमा के कितने में बेच दिया, 6 में। तो ये 6 यूनिट की वैल्यू हो गई, यानी 582 जो है वो कितनी, 6 यूनिट की वैल्यू है, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस यानी 5 यूनिट की वैल्यू। तो 6 से ये कट जाएगा, काट के देखो 6 ने 54, 4 बचेंगे, हाँ कट जाएगा, 6 से 9 पे जाएगा, 6 ने 54, 4 बचेंगे, 6 से 42, मल्टीप्लाई करोगे 5 से 35। अब देखो आप अगर डिजिटल सम यूनिट से तो 5 आएगा, तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, है ना, 5 आएगा। अब अगर डिजिटल सम लगाना चाहो, डिजिटल सम आप लगाओगे तो देखो 7 और 5 ना 35, यानी 35 का डिजिटल सम 8 आएगा। तो 8 किस में आ रहा है, 5 4 9, इसमें आ रहा है, 9 खत्म, 8 आ जाएगा, 5 9 9 0, ये 0 आएगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। अगर इतना आगे बात समझे, ये डिजिटल सम से लगा के हो गया। अब देखो ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, पूछा गया आरआरबी एलपी 2024 में, कहता है फाइंड द वैल्यू साइन 45 मल्टीप्लाई कोसेक 45, यानी साइन 45 और मल्टीप्लाई कोसेक 45 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको पता है साइन 45 की क्या होती है, 1/√2, साइन 45 क्या होता है, 1/√2। अब वैल्यू लगा लो, मैं और बताऊंगा, पहले वैल्यू लगा लो। और कोसेक 45 की होती है √2, यानी ये इससे कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब अगर आप ये जानते हो कि साइन 45 ये मल्टीप्लाई है, कोसेक 45 है, यानी साइन कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर साइन 45 है तो ये कोसेक को निकाल सकता हूँ, 1/sin45 लिख सकता हूँ क्या, नहीं? तो साइन 45 से साइन 45 कट जाएगा, तब भी हमारा आंसर एक आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, दो तरीके हो गए, आप वैल्यू लगा लो या फिर डायरेक्ट उसको, ये एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं, रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कॉस कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी कोसेक को मैंने साइन में बदल दिया, 1/sin होगा, कट गया, क्योंकि आपका ठीक जो एंगल था वो सेम था, आंसर बना गया। ये पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2025 का क्वेश्चन है, कहता है एक दुकानदार एक योजना की पेशकश करता है जिसमें या तो वह वस्तु को 30% और 20% की दो क्रमिक छूट पर बेचता है। यानी एक तो वो छूट जो पेशकश कर रहा है, अपनी योजना दे रहा है, ऑफर जो दे रहा है ग्राहकों को, वो कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट यानी 30% और 20% के दो क्रमिक लगातार छूट दे दी उसने। या कहता है कि फिर एक ऐसी योजना देता है जहाँ एक ग्राहक को दो वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त मिल जाती है। एक योजना उसके पास ये है, ऑफर है उसको उसके पास, तो कहता है कि दोनों योजनाओं में प्रतिशत छूट का धनात्मक अंतर बता दो। तो दोनों योजना में उनका अंतर बताना है कि कितने % का अंतर है। तो देखो मेरे भाई, आप जब यहाँ क्रमिक दिया है, क्रमिक छूट सक्सेसफुल लगाओगे तो 30, ये है 30% प्लस 20%, माइनस करोगे क्या, 30 × 20/100। तो अब 0 से 0 गए, यानी ये होता है 50 माइनस 6, तो कितना आएगा यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट, 44%। अब दूसरी योजना में क्या कहता है कि दो वस्तुओं की खरीदने पर एक मुफ्त मिलती है। तो मैंने अभी बताया था पिछले सवाल में कहीं कि जितने हमें मुफ्त मिलती है वो ऊपर, मुफ्त कितनी मिली, एक, टोटल हुई कितनी, 2 और 1 3। तो जब इसका % निकालोगे तो कितना आता है, 1/3 का 33, सही, 1/3% ये होता है। अब आप इसको डिफरेंस निकालना है। तो देखो जब भी आप किसी भी पूर्णांक में से फ्रैक्शन को माइनस करो तो किस तरीके से करना है, जो यहाँ फ्रैक्शन में लिखा है ना उससे एक ज़्यादा माइनस करो, यानी 33 लिखा है तो आप कितना माइनस करो, 34, यानी 44 में से आपको 34 माइनस करो तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये माइनस हो गया, इसका मतलब अब क्या करना है कि ये जो फ्रैक्शन 1/3, तो नीचे हर में से आपको जो ऊपर लिखा उतना घटा दो, तो 3 में से एक घटाओ कितना आएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2/3%, यानी ये आएगा इसका डिफरेंस 10, सही, 2/3% आपका छूट का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा दोनों योजनाओं में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये पूछा गया आरआरबी एएलपी 2018, कहता है एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, एक बेलन है, ये कोई एक बेलन है इस तरीके का, ठीक है,
ये कोई एक बेलन है, तो उसका आयतन दिया है 814 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इस बेलनाकार आकृति की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, यानी इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर और इसकी ऊंचाई भी क्या एच कहते हैं, जो बराबर है किसके, आर के, यानी एच बराबर आर है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो आपके जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है आपका वो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। अब उसने बोला कि आपकी जो आर और एच है ना बराबर है, तो मैं एच की वैल्यू आर रख सकता हूँ, तो इसे कह दूँगा पाई आर स्क्वायर ये, और एच की वैल्यू आर रख दी तो हो जाएगा आर क्यू, यानी वॉल्यूम अब ये दिया है हमें कितना 814। तो मान लगाओ, वैल्यू लगा के 814 बराबर पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर। अब आर क्यू हमें तो आर पता नहीं है, आर यानी ऊंचाई पूछिए तो आर जो आएगी वही उसकी ऊंचाई होगी, तो ये हो जाएगा आर क्यू, ये हमें निकालना है। तो देखो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 से आप इसको काटोगे 11 से 77, 4 74 पे कट जाएगा। अब 2 से ये कट जाएगा किस पे, 37 पे, है ना 37 पे। अब 7 इधर चला जाएगा, तो यानी 37 × 7 बराबर हो जाएगा आर क्यू। अब ये इसका मतलब ये होगा कि आपको क्यूब रूट निकालना है, और ये क्यूब रूट जो है 37 और 7 प्राइम नंबर होते हैं, ये किसी का मल्टी क्यूब रूट होते नहीं है ना। तो उसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 7 7 49, 4 7 21 और 4 25, 259, यानी आपको 259 का क्यूब रूट निकालना है। तो देखो सब में 259 है, यहाँ 295 है, तो ये तो होगा नहीं। अब इनमें से देखते हैं, हमें निकालना क्यूब रूट। तो क्यूब रूट देखो यहाँ क्यूब रूट है, क्यूब रूट, लेकिन मल्टीप्लाई में आगे 2 भी लिखा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ ये क्यूब रूट नहीं है, जो इसके ऊपर लिखा रहता है वो हमें दिखाता है कि ये क्या है, ये स्क्वायर रूट हो गया यार, यहाँ 2 लिखा है ना, इसका मतलब स्क्वायर रूट है, हमें चाहिए क्यूब रूट। तो क्यूब रूट एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी। यहाँ 3 लिखा, तो ये इसका मतलब आंसर सही है, ये क्यूब रूट है। इसका मतलब आर बराबर आएगी इसकी वैल्यू क्या, ये तो आर बराबर आ गई क्यूब रूट, क्यूब रूट लिए आर बराबर, और आर और एच क्या है, बराबर है, तो एच की वैल्यू भी यही हो जाएगी जो आर की है। कहता है 6 सदस्यों वाले, ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 से पूछेगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, यहाँ फंस जाते हैं। होता क्या है कि 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, यानी 6 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु है 22 वर्ष। तो आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 22 कितना 132 आएगा, एक टोटल हो गया। कहता है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो। अब 6 सदस्यों में सबसे छोटा जो सदस्य है उसकी आयु कितनी है, 7 वर्ष। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। अब देखो ये कह रहा है कि सबसे छोटे 6 सदस्यों में सबसे छोटा जो सदस्य है उसकी उम्र कितनी है, 7 साल। अब कहता है कि जो सबसे छोटा सदस्य है उसके जन्म के समय, तो उसके जन्म के समय उसकी आयु कितनी रहेगी, 0 रहेगी कि नहीं, यानी कि इसमें से 7 कम हो जाएगा, उसके जन्म के समय तो उसकी आयु 0 होगी, तो ये 7 कम हो जाएगा, लेकिन 7 तो इसका कम हो जाएगा सबसे छोटे सदस्य का, और साथ ही साथ ये 6 सदस्य और है ना, कितना कम होगा, 7 के 42, मतलब 42 उनका कम होगा, तो कुल मिला के 49, नहीं सॉरी 7 6 42, कुल मिला के आपका 42 माइनस कम होगा, 6 सदस्य है ना, तो सबका 7 मिला के कम होगा, तो कितना होगा, 6 × 7 बराबर कितना 42, यानी इस टोटल में से ये इतना टोटल कम हो जाएगा। उसके जन्म के समय की बात है, इसलिए हम पीछे जा रहे हैं, तो सबका 7 वर्ष कम कर देंगे, तो 42 कम हो जाएगा, 0 ये 9। अब आप देखोगे कि अगर जन्म के समय उस छोटे सदस्य की भी काउंटिंग की जाए तो सदस्य कितने रहेंगे, सदस्य तो 6 ही रहेंगे, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज क्या आएगा, 15 वर्ष। लेकिन ये जो होता है, ये जो है ना, इसको मतलब एक नियम के अनुसार, किसी एक रूल के अनुसार मैथ्स में या कम्पिटेटिव एग्जाम में इस चीज़ को गलत माना जाता है कि आप 0 उम्र वाले बच्चे को मतलब काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं करोगे, अगर काउंट करोगे तो 6 सदस्य होंगे तो 15 वर्ष औसत आएगा। कम्पिटेटिव एग्जाम में सही मानता है क्या कि आप अगर 0 वर्ष का मान लो कोई सदस्य है, या 0 वर्ष से पहले की बात है तभी 0 रहेगा, यानी वो है ही नहीं, उसको नगण्य मान लेते हैं, मतलब वो सदस्य को काउंटिंग लाते ही नहीं है उसकी फैमिली में 0 वर्ष वाले की काउंटिंग करते नहीं है, यानी जन्म के समय वो 0 का या जन्म से पहले 0 ही था होगा, यानी सदस्य में ही काउंटिंग नहीं करते। तो 6 सदस्यों की बात थी, यानी सदस्य कितने जन्म से के समय कितने सदस्य गिने जाएंगे, 5 सदस्य गिने जाएंगे, यानी हम 90 से को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारा औसत आएगा 18 वर्ष, जो कि सही आंसर होगा। 15 हमारा गलत होगा, तो ऑप्शन डी हमारा होगा सही आंसर। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी, हम ये समझते नहीं है, तो हम 6 सदस्य सोचने का, सदस्य तो 6 ही हुए ना, 0 समय मतलब 0 वर्ष के समय उसका जन्म के समय उसकी वो आयु 0 वर्ष है, लेकिन सदस्य 6 तो 6 से डिवाइड करिए, आंसर आ गया 15।
लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो 0 वर्ष का जो जन्म के समय उसकी आयु 0 वर्ष होगी तो उस सदस्य को भी हम उस फैमिली में सदस्यों में काउंट नहीं करते। यानी 6 सदस्य गिने जा रहे थे तो सदस्य कितने रह गए, 5 रह गए, यानी 5 सदस्यों 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज आएगा 18 वर्ष। ये बात आप समझने वाली है इसमें, और कुछ नहीं है। नहीं है तो हम क्या करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 15 हमारा मिल गया, 15 उप लगा के चले आए, जब घर पे आकर देगा तो जब आंसर किया ही तो देगा तो कि गलत हो गया। गलत इस वजह से होता है, ये रीजन है। तो आपको अगर मतलब जन्म के समय की बात करें किसी सदस्य की, तो हमें क्या करना है, सदस्य उस सदस्य 0 आय वाले बच्चे को या सदस्य को उसमें काउंट ही नहीं करना है। हमें 6 सदस्य मिला के हो रहे थे, उसमें से एक सदस्य कम करना है, यानी 5 सदस्य, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे 18 वर्ष। ये कुछ आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया था। कहता है 125 मीटर लंबी एक ट्रेन, सॉरी 150 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति क्या है? देखो, अगर कोई ट्रेन किसी भी स्ट्रीट लाइट, पोल, है ना, या किसी स्थिर व्यक्ति या पेड़ को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, उस ट्रेन की लंबाई। यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसकी क्या होगी, उनको पार करने में चली गई दूरी। अब बात क्या आती है कि उसने अपने उसी व्यक्ति को पार तो कर रही है, एक व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति क्या है, स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है यानी जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना, ये ट्रेन यहाँ से जो ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, ये जो ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में जा रही है ट्रेन, तो इसी डायरेक्शन में मान लो सेम डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा है, उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर बराबर। तो हमें ट्रेन की गति पूछी है। तो देखो, जब हमें तुम्हें पता है कि जब सेम डायरेक्शन में चीज़ें चलती हैं तो सापेक्ष चाल लगती है, या मतलब विपरीत चाल। एक ही समय में जब दो चीज़ें चल रही होती हैं तो सापेक्ष चाल लगती है, रिलेटिव स्पीड लगती है। यानी सेम डायरेक्शन में चलती है तो घटा के निकालते हैं, और जब सेम डायरेक्शन सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो जोड़ के। तो ये सेम डायरेक्शन में चल रही है तो हम मान लेंगे ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर बराबर, तो हम घटा के निकालेंगे तो x - 2 करेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, है ना। चाल बराबर दूरी बट्टे चाल पूछिए ना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी थी, 150, तो व्यक्ति को पार कर रही है तो इतनी दूरी चलेगी 150, समय कितना 10 सेकंड। अब लेकिन ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो हम क्या करें, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी बना लो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। 0 से 0 खत्म, 5 से 3 खत्म, 18 या 54, यानी x - 2 बराबर आ गया 54। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये प्लस हो जाएगा तो 56 किलोमीटर बराबर। यानी ट्रेन की जो गति है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कहता है एक आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुना है, या तो उसके विकर्ण की लंबाई है 9√5 मीटर, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो, एक आयत है, इस तरीके का कोई रेक्टेंगल है, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है ना, तो लंबाई 2 गुना है किसकी, चौड़ाई की। अगर चौड़ाई 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट है, और इसका विकर्ण दिया है कितना, 9√5। आपको पता है कि जब ये अभी बनेगा क्या, इसके एंगल 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये वाला, तो ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये वाली ये जो होगी इनका कर्ण होगी, ये कितने यूनिट आएगी, √5 यूनिट। अगर रेशियो की बात करें तो √5 यूनिट आएगी, यानी √5 की वैल्यू है कितनी, 9√5। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये इससे कट जाएगा तो 9 आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 9। अब हमें क्या निकालना है, ये यानी इसका मतलब ये 9 आ गई चौड़ाई, तो ये 18। आगे बात समझ में। हमें निकालना है क्या, परिमाप। तो आप परिमाप जानते हैं क्या होता है, लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना। तो लंबाई 18, चौड़ाई 9, इनका सम करेंगे कितना आएगा, 27। 27 का डबल होता है क्या, परिमाप रेक्टेंगल का, तो 27 दूनी 54। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो लिखा है इसकी वैल्यू निकालनी है। आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले पे होते हैं, फॉर्मूला याद है जल्दी से हो जाएगा। देखो क्या लग रहा है आपको, अगर मैं इसको ये कह दूँ 137 मल्टीप्लाई 137 है, अगर मैं इसको ये कह दूँ तो ये हो जाएगा a², है ना। और ये एक इसको अगर b कह दूँ तो b × b क्या हो जाएगा, b²। और ये क्या है, a है और ये b है, तो ये हो गया a × b ab, यानी ये ऊपर हो गया a² + ab + b²। नीचे अगर मैंने इसको ये कहा तो ये हो जाएगा a³, बीच में माइनस है तो ये b का है तो ये b³, यानी आपका ये फॉर्मूला है a³ - b³ का। तो नीचे a³ - b³ का जब आप इसे खोलोगे तो a³ - b³ होता है क्या पता है, ये होता है a - b। जब a बीच में माइनस हो तो a - b आता है, और अगले ब्रैकेट में क्या आता है, सारे प्लस के आते हैं, यानी a² + ab + b², यानी स्क्वायर भी प्लस के और ये भी, मतलब सब कुछ प्लस का होता है सेकंड ब्रैकेट में। तो नीचे अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये वाला नहीं बन जाएगा, a - b a² + ab,
प्लस बी स्क्वायर, वो ऊपर भी क्या बन गया था ये, अगर मैंने इसको बोला ए और बी को नाम दे दिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं बन गया, सेम बन गया। तो ये नीचे से और ये ऊपर से कट नहीं जाएगा, यानी ऊपर आएगा 1, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1/a-b। अब आपने ए जिसको बोला, ए किसको बोला 137 को, बी किसको बोला 133 को, तो एक घटाना ही तो 137 में से 133 घटाओगे कितना आएगा 4, यानी आंसर आएगा 1/4, ऑप्शन सी। आगे बात समझ में, ये ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला था, तो ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम होने से ही ऊपर कट गया और बच गया 1/a-b, इसका रिजल्ट आ गया, इसका आंसर आएगा 1/4। ये कहता है कि यदि, ये भी आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया, ये कहता है यदि रुपये 360 की राशि 3 साल में इतने हो जाती है तो 700 की राशि 5 साल में कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखो 360 की राशि थी, बढ़कर 3 साल में इतनी हो गई, यानी 511.2 हो गई, कितने 3 साल में, किससे 360 से, यानी ये राशि इतनी हो गई, तो ब्याज हो गया होगा कुछ, ब्याज होने से इतनी हुई होगी, तो ब्याज कितना हुआ होगा, घटाओगे तो आएगा 0.20 आएगा, और एक में 0 का 1 आएगा, 11 में 6 के 5 आएंगे, और 4 में 3 का तो 151.20 की क्या हो गई ब्याज, ये कितने साल में 3 साल में, यानी तो ये 3 साल की ब्याज होगी, तो मैं निकालूंगा 1 साल की ब्याज, तो ये हो जाएगी 3 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये ब्याज आ गई, यानी ये जो ब्याज आई 151.20/3। अब मुझे रेट निकालनी है, तो रेट क्या करूँगा, ये ब्याज आएगी कैलकुलेशन करके, तो जो ब्याज आ गई किस राशि पे 360 पे, तो 360 उसके कहाँ जाएगा नीचे आएगा, क्या नहीं आएगा, और ये इस पर आ गई, और मैं ब्याज निकालूंगा तो क्या करूँगा 100 का मल्टीप्लाई, यानी ये आएगी क्या रेट आएगी। अब इसे कैलकुलेशन आगे बात समझ में, यानी ये मेरी 1 साल की ब्याज थी 151.20 डिवाइड बाई 3, ये तो 1 साल की ब्याज थी, और ब्याज किस पे थी 360 पे, तो 360 नीचे आ जाएगा। अब मुझे चाहिए रेट, तो मैं कर दूंगा 100% का 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गई रेट। अब इस रेट से ये जो रेट आएगी, इस रेट से कहता है कि 700 की राशि पर, अब मूलधन कितना है 700, कितने साल में 5 साल में, क्या चाहिए राशि बता दो कितनी चाहिए, है ना, तो ये रेट है, ये प्रिंसिपल है, ये साल है, तो नीचे क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट आप निकालते हो, तो यहाँ से सारी क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, इस सब का ये रेट हो गई, है ना, ये रेट हो गई प्रिंसिपल, ये सब तो क्या हो गई रेट, ये प्रिंसिपल हो गया, और ये साल हो गई, है ना, टाइम हो गया, और ये 100, तो यहाँ से ये आएगी क्या SI आएगी, टोटल मिला के कुल ब्याज आएगी। और आपको पूछा है अमाउंट बता दो कितना हो जाएगा, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल कितना है 700, यानी 700 में जो SI आएगा वो हमें कैलकुलेट करता है। तो देखो 2 जीरो तो ये डेसिमल काट देंगे, आई बात समझ में, ये जीरो इसको काट देगा, 9 से 36 कट जाएगा 4 पे, 9 चौक 36, 9 से ये कट जाएगा ना, 5 4 9, हाँ कट जाएगा, तो 9 से काटोगे तो 9 कम 9 6 बचेंगे, 9 7 63 नहीं जाएगा, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, तो कितने बचेंगे 7, 9 8 बचे, 168 पे कट जाएगा, ठीक है। अब 4 तिया 12 है, 3 ये 4 ये 12 हो गया, 4 तिया 12, 12 से अगर मैं इसको काटूँ तो कट जाएगा 12 कम 12, 4 12 चौके 48, 14 पे ये कट गया। अब देखो 100 से 7 ये कट गया, यानी आपका 14, 7 और 5 का मल्टीप्लाई आएगा, तो आप करोगे 14 पंजे 70 होते हैं, 70 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे कितना आएगा 490, 70 मल्टीप्लाई 7, 70 490, ठीक है, 490 ये ब्याज आ गई टोटल मिलाकर, 490 इसमें ऐड कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 1190, यानी आपकी राशि बन जाएगी 1190, ऑप्शन सी। ऐसे निकालना, मतलब आपको ये तरीका अपनाना है कि आपको अलग अलग तरीके से नहीं भागना। रेट हो गई, मतलब आपने 1 साल की ब्याज निकाली कितने पे 360 पे, रेट निकाली 100 का मल्टीप्लाई करके, अब मूलधन बढ़ गया 700 हो गया, मूलधन लगा दिया कितने साल में 5 साल में, 100 का डिवाइड करते हैं, ये आपकी ब्याज आएगी। और आपको पूछा अमाउंट, तो जो ब्याज आएगी वो अमाउंट में जुड़ जाएगी, अमाउंट कितना था 700, उसमें ब्याज आएगी 490, जुड़ के 1190 आपका आंसर हो गया। ये है आरआरबी एलपी 2025 हो जाएगा। राजन की आय अशोक की आय से 3 गुना है, यानी राजन और अशोक, तो राजन की जो आय है वो अशोक की आय के 3 गुना, यानी 3:1 का इनका अनुपात है प्रेजेंट का। अब कहता है 12 साल बाद, 12 वर्ष के बाद इसमें क्या हो जाएगा, तो कहता है कि अशोक राजन की आयु अशोक की आयु की 2 गुना होगी, यानी ये 2 गुना होगी किसकी, इसकी। अब देखो मैंने क्या बोला था पिछले सवाल में, जो कराया था कि अंतर बराबर देखते हैं, यहाँ से यहाँ अंतर करेंगे तो 0, यहाँ से करेंगे तो 1, यानी अंतर बराबर करना है हमें। तो अंतर कैसे बराबर करते हैं, इनका डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और ऊपर इनका डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे, यानी 3 और 2 1 का डिफरेंस क्या होगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ठीक है, और 2 और 1 का डिफरेंस क्या होगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कुछ बदलाव नहीं होगा, यानी यही रहेगा। तो देखो ये 3 से कितना हो गया, यानी ये हो गया कितना 4, और ये हो गया 2, यानी 3 से 4 हो गया, ये 1 से 2, इनका डिफरेंस बराबर हो गया। देखो 3 से 4 1 का डिफरेंस, 1 से 2 1 का डिफरेंस, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 12 वर्ष, तो प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद की बात है तो 12 वर्ष,
अब उसने क्या पूछा, राजन की वर्तमान आय, तो राजन का वर्तमान आय में 3 यूनिट था, 12×36 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×36, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंस सेम करते हैं। यहाँ से डिफरेंस देखते हैं, जितने वर्ष की बात है तो हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा तो क्या कैसे करते हैं, इनके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और इनके डिफरेंस का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। आगे बात समझ में, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह है आरआरबी एलपी 2025। राकेश अपने वेतन का 15% अपने जमा खाते में जमा करता है और शेष राशि का 30% किराने के सामान पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2380 बचे हैं, ये बच गए, इसने इतने उन्होंने खर्च कर लिए वेतन में, उसमें खाते में जमा कर दिए 15% और शेष का 30% खर्च कर लिए, तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखो ये बचत की बात, मतलब बचे हुए की बात है, कितना बचे हुए, तो हम भी बचे हुआ लेके चलेंगे। तो अगर मैं कह दूँ कि उसका वेतन एक्स था, तो उसने 15% क्या कर दिया, जमा कर दिया, तो बचा कितना, 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20, यानी 20 में से 3 जमा कर दिया तो कितना बचा, 17 यूनिट, यानी 17/20। ठीक है। अब शेष का जो बच गया उसका क्या करा उसने, 30% किराने के सामान में खर्च कर दिया, यानी 30% की फ्रैक्शन अब कितनी है, देखो 15% ये इसका डबल है, तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 6/20, है ना, 30% की बात है ना। तो कितना हो जाएगा, 30%, 3/10 आता है वैसे तो, अगर काटोगे तो 2×3 और 2×5 = 10, डबल करोगे तो 6/20 हो जाएगा, क्यों डबल था, यानी वैसे आएगा 3/10, यानी 10 में से उसने 3 किराने के खर्च में कर दिए तो बचाए कितने, 7, यानी 7/10। तो कुल मिला के उसके पास कितने बच गए, 2380। यही आपको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने जाओगे तो देखो कटेगा तो 17×17 है ना, 17×17 कितने बचेंगे, 6, 17 से कट जाएगा, 17×17 6 बचेंगे, 17×4 7 से कट जाएगा 20 पे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, तो एक्स बराबर आ जाएगा 20 और 20 का मल्टीप्लाई 400, 400 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना, 4000, यानी आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 4000। देखो कहता है कि 2 कुर्सियाँ, यानी 2 सी हैं, मैंने चेयर कह दिया, सी मतलब चेयर, C4 चेयर, 2 सी हैं प्लस 3 टेबल हैं, यानी मेज है, मेज को टी कह दिया, बराबर कितने की आती हैं, 2025 की। ये कहता है कि 3 कुर्सियाँ इतने की कीमत की हैं, और 3 कुर्सियाँ 2 मेज हैं, यानी अब 3 कुर्सियाँ हैं, 3 चेयर प्लस 2 टेबल हैं, यानी कितने की, 1100 की। तो कहता है कि एक कुर्सी और एक मेज की कीमत के बीच का अंतर बता दो, यानी एक कुर्सी और एक मेज के बीच का अंतर हमें निकालना है, एक चेयर और एक टेबल के बीच का अंतर। आगे बात समझ में। तो आप अंतर निकालोगे तो मेरे भाई क्या करना है, आप देखो इसमें से इसको घटाओ, माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक चेयर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। और जब आप इस वाले में से इसको घटाओगे, ये प्लस 2 टी है, 2 टेबल हैं और ये 3 टी है, जब आप घटाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, एक टेबल नहीं आ जाएगा, एक टी, 1 टी, 1C माइनस 1 टी, यही तो हमें चाहिए, यानी 1C और 1 टी। तो आप डिफरेंस इसमें से घटाओगे तो प्लस का आ गया, इसमें से छोटे वाले में से बड़ा घटाओगे तो माइनस का आएगा, बराबर, यानी इसमें से इसको घटा दो कितना आ जाएगा, 75, यानी 75 रुपये नहीं आ गया आपको, यहाँ से माइनस करोगे तो 75 ही तो आएगा इसका डिफरेंस। तब का आंसर आ गया, एक चेयर और एक कुर्सी के बीच का अंतर कितना, 75, तो ऑप्शन हो गया ए। कुछ नहीं था, ऐसे करना था, टेबल बराबर नहीं करने जाना कि बराबर करो, ये करो, फिर घटाओ, सी की वैल्यू निकालो, टी की वैल्यू, कुछ भी नहीं निकालना। ये समझ होती है, ये तो समझ हमें बनानी है, एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करें, तो तुरंत हमें देखना था, यहाँ से ये घटाया माइनस का, हमें डिफरेंस ही तो चाहिए, डिफरेंस आ गया कितना, 75 रुपये। ये आरआरबी एलपी सॉरी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का कहता है, ए और बी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, साझेदार बन रहे हैं, जहाँ ए 8 महीने के लिए 16,000 रुपये का निवेश करता है, 8 महीने के लिए, ठीक है, और बी व्यवसाय में 4 महीने के लिए रहता है, यानी इसका अमाउंट नहीं बताया बी, लेकिन 4 महीने के लिए आया है। यदि कुल लाभ में से बी लाभ के 2/7 हिस्से का दावा करता है, तो बी ने कितनी राशि का योगदान दिया। देखो अब वो कहता क्या है कि ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी, तो ए ने क्या किया कि ए ने 16,000 की राशि लगाई शुरुआत में, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और उसकी बी की हमें पता नहीं, तो मान लो एक्स लगाई कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, यानी ये जो उनका रेशियो आएगा, अगर मैं 4 से उसको काट दूँ तो 1 पे जाएगा, 4 दूनी 8, यानी ये आएगा 32,000 और एक्स, यानी इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यानी वो किसके बराबर आएगा, उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वो इनके लाभ में तो बटेगा, यानी उसने कहा बी लाभ के 2/7 हिस्से का दावा करता है, यानी 7 में से 2 हिस्सा कौन लेता है, बी कहता है, बी कहता है मेरा 2 हिस्सा है, तो ए का कितना है, 5, यानी 2, ए इसका ये है 2 है लाभ, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का हिस्सा है, और ये 2 यूनिट है तो इसका 5 यूनिट। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इनके रेशियो को बराबर कर देंगे, 32,000 ऑन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 2,000 चला जाएगा 5 नीचे, यानी ये हो जाएगा 32,000 × 2
डिवाइड बाई 5 बराबर एक्स, सॉरी एक्स, है ना। आप काटोगे तो काट दो, यहाँ पर डिजिटल सम लगा के देखो, डिजिटल सम लगाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंजे एक नीचे बन जाएगा, 2 से यहाँ कर दो, 2 दूनी 4, यहाँ डिजिटल सम 4 और ये 5, 4 पंजे 20, 2 डिजिटल सम वाला आंसर होगा। देखो 8 और 1 9, ये 1 दे रहा है, नहीं होगा, है ना। 6 और 3 9, 1 दे रहा है, नहीं होगा। 8 और 2 10, 8 और 2 10, 1 दे रहा है, हाँ सॉरी 6 और 3 9, ये 1 दे रहा है। 8 1 9, ये खत्म, 0 1 दे रहा है। 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 8 और 2 10 1 11, 11 का डिजिटल सम 2, यानी ये 2 दे रहा है। हमें चाहिए भी कितना, ये 6 था, सॉरी 5 था, और ये 2 से मल्टीप्लाई नीचे करा था, 2 से ऊपर 4 हो गया था, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 का डिजिटल सम हमको सीखना चाहिए, 2 चाहिए था, तो 2 हमें आ भी रहा है इसमें, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखो 5 और 1 6, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। कैलकुलेशन भी करोगे तो 12,800 ही आएगा, है ना। तो हमारा डिजिटल सम से हो जाएगा 12,800, यानी बी ने 12,800 ने इन्वेस्ट किए। आज का लास्ट प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का। एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है। उसी राशि पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मतलब वही कहता है कि एक राशि है जिसपे 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, रेट है 4%, समय है 2 वर्ष और ब्याज बन जाती है 80 रुपये। तो कहता है सेम राशि है, समान समय है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। तो देखो 2 वर्ष के लिए आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कब बनती है, यानी ये प्रिंसिपल है, तो इस पर 1 साल पहली साल और ये सेकंड साल, ठीक है। ये प्रिंसिपल, इसमें फर्स्ट साल सेकंड साल, यानी अगर उसने बोला कि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब आपको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो, वो हर साल इक्वल होता है, यानी 2 वर्ष का 80 है ना, हर साल बराबर बराबर लगता है, यानी 2 साल में 80 बना है तो 1 साल में 40 बना होगा, बराबर बराबर लगता है, यानी 40 बना होगा, यहाँ भी 40 बना होगा। कितने किस रेट से, 4% के रेट से, है ना। तो अब पूछा उसने 2 साल, वही समान राशि है पी और उसी समान अवधि में, 2 साल में, तो यहाँ से अब 2 साल में, यानी ये तो साधारण ब्याज हो गया। दूसरे साल पे जाएंगे तो इस वाले पे ब्याज लग जाएगा, इस पे ब्याज लगेगा, नहीं कितना 40 पर 40% का ब्याज लगेगा, 4% का, तो क्या आएगा 1.60, यानी ये ब्याज और बन जाएगा इस पर। तो टोटल मिला के कितना ब्याज हो गया, 80 तो पहले ही था, वो ये और बढ़ गया, कितना हो गया जब जोड़ेंगे 80 में ये, तो 81.60, यानी 81.6 रुपये का टोटल ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो मेरे भाई आज के 25 प्रश्न पूरे हुए और मुझे लगता है बाकी आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। तो बस अब आपके फीडबैक का इंतजार है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो भाई आपकी एक लाइक, एक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, मतलब 4 आपको बातें, मतलब पॉइंट हैं, आपको ये 4 हम आप जो कर दोगे तो वो हमारी ताकत बनते हैं। हमें भी लगता है कि हाँ बाकी हम कुछ अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो हमें और मतलब मेहनत तो देखो मेरे भाई, आप 25 प्रश्न कर रहे हो, है ना, मैं आपसे ज़्यादा डबल मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कि मैं आपके लिए तैयार करके ला रहा हूँ, बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, दो लैंग्वेज में लिख के ला रहा हूँ, तो मैं आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और वो मेहनत मुझे मैं कर रहा हूँ, तो भाई उस मेहनत का थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, उस मेहनत को। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, बस आपका सपोर्ट, प्यार, आपकी प्यार और आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत बनता है ना। तो बस इतना ही चाहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। और भाई बताओ अपने यार दोस्तों को, बताओ कि ये देखो जाके आप, वाकई आप जब एग्जाम दे के आओ ना 3 तारीख को, जिस भाई का भी एग्जाम होगा, जो भाई दे के आएगा, अगर जिस वो वीडियो देख के गया और देकर आएगा, तो वाकई आके बोलेगा कि हाँ जो कंटेंट कराया था लगभग उसी में से आया है, वही कंटेंट आया है, उसी तरीके का आया है, तब पछतावा होगा। और जब मैं 3 तारीख को एनालिसिस, जब पेपर होगा उसकी जब एनालिसिस डालूंगा, जब मैं खुद देखूंगा, तब मैं आपको खुद बताऊंगा कि देख लो मेरे भाई, जब मैं कहता था कि देख कर जाओ, आपने नहीं देखा, तो आज देख लो, वही प्रश्न मिलेंगे जो मैं करा रहा हूँ। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 5 लेकर आएंगे डेली जैसे हम ला रहे हैं। तो कल हमारा सेट नंबर 5 आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मेरे भाई, मुझे विश्वास है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने जोर शोर से अपने 3 तारीख को जिन वो मतलब एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी और बेहतर तरीके से करके जाएँ, लगे रहें। 20 दिन का टाइम बचा है, 20 दिन आप कड़ी मेहनत से दिन रात एक कर दीजिए, कम खाइए, कम सोइए, लगे रहिए। और जब आपका रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम होगा, तो आपको बाकी खुशी होगी कि हाँ हमने कुछ कंटेंट पढ़ा, और जो कंटेंट हमने पढ़ा यूट्यूब पे फ्री, वही हमारे काम आया। ये वही कंटेंट है मेरे भाई जो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, बाकी बता रहा हूँ, ये वही कंटेंट है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपसे पेड बैच के रूप में दिया जाता है।
पेड बैच आप खरीदते हो तब आपको ये कंटेंट दिया जाता है। और मैंने वादा किया है कि मैं ये पूरा कंटेंट, अभी तो ये सेट चल रहा है, जब तक आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है तब तक 28 दिन का से 28 सेट कराऊंगा। उसके बाद मैं अर्थमेटिक के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, शुरुआत करेंगे हम हर एक चैप्टर की। चाहे एक चैप्टर खत्म करने में हमें 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, 3 क्लास या दो ही क्लास, 3 क्लास मैक्सिमम, हम उस पूरे चैप्टर को बेसिक से, बेसिक टू एडवांस, मतलब हम टाइप वाइज उसको बनाएंगे। बेसिक क्वेश्चन, फिर उससे इजी क्वेश्चन, मॉडरेट, फिर हार्ड, मतलब कुछ ऐसे चलेंगे लेवल वाइज। और पूरा मैथ मैं यूट्यूब पे कराऊंगा पूरा। कोई पेड बैच नहीं, कोई मेरा भाई मेरा कोई ऐप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई पेड बैच है। मैं पूरा सिलेबस मैथ का आपको यूट्यूब पे कराऊंगा, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो। हाँ, मुझे ये जानता हूँ टाइम तो लगेगा, पूरा सिलेबस पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन आप टाइम तो वहाँ भी लगाते हो ना पेड बैच में। लाइव बैच खरीद तो लाइव बैच में लगा लो, कितना टाइम जाता है। हम 1 घंटे की लाइव बैच में 1 से 1.5 घंटे की क्लास पढ़ते हैं। हमारी 5-5, 6-6 क्लासें, 7-7 क्लासें हो जाती हैं किसी किसी चैप्टर की, कितना टाइम जाता है। तो मैं यहाँ पूरा उसी तरह जो जैसे पेड बैच होता है उसी तरह इस यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। मुझे बस आपका, मतलब मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार है, मतलब आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर, है ना। तो आप जब मुझे ये देखो ना तो मुझे ये पता लगता रहेगा कि हाँ, कि मैं कुछ अच्छा करा रहा हूँ, इस वजह से मेरे भाई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरी ताकत बन के खड़ा होगा, और इस ताकत एक दिन हम ज़ोर शोर से, है ना, यूट्यूब पे होंगे और छा रहे होंगे कि यूट्यूब पे हाँ वाकई कुछ कंटेंट मिल रहा है फ्री में। तो आप समझते हैं, मैं आपको किसी दिन, आप बस मुझसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, लगातार आप शेयर करते रहिए। किसी दिन मैं भी अपनी अपनी एक कहानी आपको बताऊंगा कि मैं, भाई मेरे यूट्यूब पर ये देख कर आया हूँ कि मैं आपके जैसे ही एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने वो देखा है, सब कुछ देखा है, किस तरीके से जो मिडिल फैमिली क्लास के या लोअर फैमिली, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे फैमिली जो होती है, जिसके पास पैसा है वो तो भाई कुछ भी कर सकता है ना। पैसे की ताकत, तो पैसा ऐसी चीज़ है कि गलत को, मतलब सही को भी गलत ठहरा देता है, पैसा ऐसी चीज़ है। लेकिन जिन भाइयों के, मतलब जो भाई मैंने देखा है, मैं खुद उसी तरीके उसी उसमें से आता हूँ कि मैंने भी वही चीज़ देखी है। तो इसी वजह से मैंने देखा कि बहुत से बच्चे जिनको मतलब पढ़ने की चाह होती है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, लेकिन पैसा, घर की स्थिति, है ना, उनको रोक देती है वहाँ पहुँचने से। क्यों क्यों रोक देती है? क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए, उसके करने, मतलब उसको अच्छे कंटेंट पाने के लिए उसको पेड बैच चाहिए होता है, और पेड बैच के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तो यही चीज़ सब कुछ देख कर मैं आपके लिए यूट्यूब पर मेरा वादा कर रहा हूँ मैं, कि मैं आपको, आप मुझे सपोर्ट करिए, सपोर्ट करके देखिए। मैं आपसे ये भी कहता हूँ, आप एक बार चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर मैं आपको पूरा कंटेंट और आपका पूरा सिलेबस यूट्यूब पे ना कराऊँ तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करके मेरे चैनल को भाग जाना। आप कमेंट में जो बोलना चाहें वो बोलना, लेकिन एक बार आप सपोर्ट करके दीजिए, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, क्यों सर कुछ कह रहे थे। अगर मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा कराऊंगा तो कराऊंगा। बस आप अपना वादा कर दीजिए कि हाँ, हम आपको हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, और चैनल पे मतलब और लोगों को जोड़ेंगे अपने ग्रुपों में, अपने जो भी हम ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप या एनी कोई भी ग्रुप, उस पर वीडियो को शेयर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को, अपने भाई बंधु को हम एक बड़ा परिवार बनाएंगे यूट्यूब पर, एक बड़ी फैमिली बनाएंगे। उस बड़ी फैमिली में से जब हम पढ़ के उभर के बाहर निकलेंगे तो बाकी कुछ यूट्यूब का नाम अलग होगा कि हाँ, बाकी यूट्यूब पे कहते हैं ना कि यूट्यूब पे तो कुछ भी डालो, सब ऐसे ही है ना, व्यूज़ लाइक के लिए सब कुछ है, लाइक व्यूज़ और कमेंट, इसके लिए यूट्यूब नहीं। यूट्यूब वाकई एक ऐसी चीज़ है जब अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से आप उस पर काम करना चाहोगे तो सब कुछ कर सकते हो। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए, बाकी बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। चाहे आप इसको मेरा रिक्वेस्ट समझ लो कि आप लाइक शेयर कमेंट करो, या मेरा हक, है ना। तो आप, या फिर आप अपना उसको प्यार समझ लो कि हम अपना प्यार लुटा रहे हैं उन सर को, लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं तो अपना प्यार दे रहे हैं। अब चाहे कुछ भी समझो, लेकिन आप ये जरूर करो। क्यों कि मैं अभी ये मेहनत कर रहा हूँ, मैं देखो दो कुछ लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ, कंटेंट सर्च करके ला रहा हूँ, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ और अच्छे तरीके से, आपके अच्छे बेहतर रूप में कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। तो उसके लिए मेरे भाई आपका बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है।
ठीक है, तो बस इसी के साथ किसी और दिन बात करेंगे, जब हम सिलेक्शन लेके इस सेट को और इस सिलेबस को सिलेक्शन लेके जब आप वापस आओगे तब किसी दिन हम बात करेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 5।